गाइज आज का सेशन और प्यारा होने वाला है और मजेदार होने वाला है। क्या होगा? वर्ण। ये जो वर्ण विचार अगर हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला पढ़ने के बाद इसके बाद आपको हलवा लगेगा। क्या लगी हो? हलवा। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। पूरी ट्रिकली आपको पूरे चीजों को बिल्कुल यहाँ पे समझा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो शुरू किया जाए। रेडी हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना। बहुत मजा आ रहा है। वीडियो एकदम एक से एक बेहतर मिलने वाली है आपको। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। यह वर्ण और माला से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, माला। जैसे फूलों की माला बनता है ठीक उसी प्रकार यहाँ वर्णों की माला है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? लिखा गया यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया। क्या होगा? वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। लेकिन सबसे बेहतरीन जो परिभाषा होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को सही ढंग से सजाना ही क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। क्लियर हुआ ना? देखेंगे यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 52 बनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी इसमें बड़ी सारी कंफ्यूजन है। कुल वर्ण 52 होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको 44 मिलेंगे, कभी कभी आपको 44 मिलेगा, कभी कभी आपको 48 मिलेगा। मूल रूप से 44 होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 44 लगाइएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप बीपीएससी में जा रहे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया, पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा, तो वहां पे आप लगाएंगे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि विभाग जो यूपीएससी 52 ही माना है। क्लियर? अब समझेंगे। इसमें स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। यहां से भी दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। दोनों को मिला देने के बाद आप देख लीजिए 44 वर्ण आपके हो जाते हैं। स्लाइड क्लियर हो गया? चलिए अगला स्लाइड को बढ़ते हैं और देखिए कितना प्यारा चीज है। अगला स्लाइड्स में आपको देखने को मिलता है किस चीज का? पेंसिल का। पेंसिल कलर ठीक नहीं आ रहा है? ये वाला ले ले। अब दिख रहा है? देख लीजिए वीडियो में बढ़िया से। ओके है? बताइएगा आप लोग। ओके बढ़िया आगे हुआ। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे। अब हम आते हैं वर्ण पे। वर्णमाला समझ गए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है ना? जिसमें स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 12 होते हैं। व्यंजन वर्ण आपके 33 होते हैं। क्लियर हो गया? अब समझिए वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि को लिखित रूप में जब कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर भी वर्ण। अब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि। अगर यहाँ पे मौखिक लगा दे, क्या लगा दे? मौखिक लगा दे, तो मौखिक जब लगा देगा तब क्या लगाइएगा? ध्वनि लगाइएगा, क्योंकि साउंड निकलना चाहिए तो ध्वनि लगाइएगा। वर्ण लगा दे, आपको लगा दे लिखित, लगा दे लिखित, तो आप वर्ण लगाइएगा। चाहे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। एक चीज और यहाँ पे बताते, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे भाषा की, कहां लिख दे? यहीं पे लिख देते हैं। देखिएगा भाषा की, वो दिख रहा है ना? बोलिए तो। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? क्या लगा दे? सार्थक इकाई। सार्थक इकाई पूछ दे तो यहां पे आप शब्द लगाइएगा। जहां अगर आपको सार्थक लगा दे, क्या लगाइएगा? शब्द लगाइएगा। 3 क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द। ये क्या है यार? बताइए थोड़ा, क्या कह रहे थे आप? कहां टच करने के बाद ही खत्म होगा? दोस्तों चलिए बताइएगा आएगा तो आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ बातें लिखा गया है, एकदम ध्यान। अच्छा लिख भी दिए हम, देखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। समझ में आ गया? उसके बाद लेखक की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह आपका वर्ण है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला जो है वो 2 भागों, अच्छा ये भाग बताया, 2 भागों में बांटा गया है। गौर करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला जो भाग है स्वर वर्ण है, जिसकी संख्या 11 होती है। दूसरा व्यंजन वर्ण है, जिसकी संख्या 33 होती है। यानी वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्लियर हो रहा है? चलिए यहाँ ये वाला पे डोंट, आई वाला अब नहीं आएगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं अब समझते हैं वर्ण को। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। क्लियर हो गया? स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर। लेकिन गौर करेंगे, अगर एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, तो मूल रूप से दो लगाइएगा। मूल रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप जो कहा जा रहा है ना ऑब्जेक्टिव, वही लगाइएगा। एक होता है एक्स्ट्रा प्लू स्वर, लेकिन इसको अलग रखा जाता है। ये भी आपके स्वर वर्ण के ही प्रकार है। चलिए व्यंजन वर्ण के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इसको हम लोग फिर देखेंगे आगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे पहले स्वर वर्ण का जो प्रकार है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे, आगे बढ़िए। अब यहां देखते हैं स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। यहां याद रखिएगा, स से स्वर, स से स्वर और स से स्वतः। क्या याद रखिएगा? स से स्वर और स से स्वतः, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, जो किसी की सहायता नहीं लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ आंसर का होता कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। एटीट्यूड वाला व्यक्ति है ना, हम पे उपकार करना मतलब कोई उपकार नहीं करे, किसी की आवश्यकता इसको नहीं है। जैसे देखेंगे अ, आ, ई, उ, यानी ऐसे इसके नीचे मात्रा लिखा गया। इसकी संख्या टोटल 11 होती है। इसमें से हम लोग अंग और अह को छोड़ देते हैं, अंग और अ को छोड़ देते हैं। अंग और अह को आयुग्वाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुग्वाह वर्ण। आयुग्वाह वर्ण ऑब्जेक्टिव में यदि याद रखिएगा, आयुग्वाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्लियर हुआ? आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए स्वर वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। स्वर वर्ण आपके दिमाग में आ गया? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। क्लियर हो गया ना? आगे देखेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर। चर्चा की है कि मूल रूप से 2 ही मानेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब आपके सामने अब हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर को बहुत बढ़िया तरीका से समझते हैं। आइए, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। कम स्वर लगने का मतलब इसमें एक मात्रा लगता है। कितनी मात्रा? एक मात्रा लगता है। उच्चारण का मतलब ही होता है मात्रा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं? तो कहिएगा हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन? अ, ई, उ और री। ई हो गया आपका हर्ष स्वर। बाकी इसके अलावा 11 को जो है 11 में से 4 निकले, बाकी आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? अ, छोटा वाला लीजिएगा, अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं आपके कौन? हर्ष स्वर होते हैं। अब चलिए दीर्घ स्वर को समझते हैं, ध्यान लाइए बढ़िया से। जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, कैसा समय लगेगा? दुगुना समय मतलब 2 मात्रा। दुगुना समय मतलब 2 मात्रा का प्रयोग इसमें होगा। गौर कीजिएगा। यानी जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जैसे देखेंगे यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ और अंगी। बड़ी वाला मात्रा जो है आपके क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझिए, यहां दिमाग लगाइए। अब हम देखते हैं प्लू स्वर। प्लू स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। जो 3 गुना समय लगेगा, किससे 3 गुना समय? हर्ष स्वर से इसमें 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा इसमें लगेगा। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लू स्वर कहते हैं। प्लू स्वर का प्रयोग मुख्य रूप से मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है, संगीत में किया जाता है, किसी को बुलाने में किया जाता है। बागमतिया दूर जैसे राम, समझ आ रहे ना? एक कजली गुलरी, ऐसे करके बातें अगर बुलाया जाए दूर तक तो ऐसे होता है। जैसे देखेंगे प्लू स्वर जो हुआ, तो प्लू स्वर आप समझ गए, यानी जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लू स्वर कहते हैं। यानी इसमें 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा लगता है। यहां देखेंगे जिस स्वर का उच्चारण प्लू स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 होता है ना, लिखा जाता है। जैसे ऐसे करके लिखा जाएगा, जैसे लिखा है ना ऐसे, इसको ऐसा प्रयोग होता है मुख्य रूप से। जैसे देखेंगे यहाँ पे ओम, रोम, भैया आदि, ओम, रमेश, जैसे आ रहा है ना, साउंड बढ़ेगा आपका। कोई दूर व्यक्ति उसको चिल्ला रहे हैं, चाहे मंत्रों के उच्चारण में आपके प्लू स्वर का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? याद रखेंगे प्लू स्वर में 3 मात्रा लगती है, 3 गुना समय लगता है हर्ष स्वर से। बाकी चीजें एकदम ओके है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण पे।
व्यंजन वर्ण कहता है स्वर वर्ण की, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। यानी व्यंजन जो है मर रहा है किसके पीछे? स्वर के पीछे। स्वर कर गई कि नहीं हंसे, हमरा कोनो मतलब नहीं तरह से, हमरा कोनो मतलब नहीं है। कौन कहता? स्वर जो कह रहा है पर हमको कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि व्यंजन जो है थुथुर है, व्यंजन जो है थुथुर है, कह रहा है कि हम तारा बिना ना रह सके, स्वर के बिना नहीं रह सकते, स्वर बिना मर जाए, तारा बिना मर जाए, जहर खा ले। कौन कहता? व्यंजन वर्ण कह रहा है। तो ध्यान रखिए क्या कहेंगे, यानी व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। बिना स्वर वर्ण के बिना व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। यही बातें समझना है। देखेंगे जिन वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकल कर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है 33 होती है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए इसको। व्यंजन के भेद, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके साथ साथ व्यंजन वर्ण के संयुक्ताक्षर व्यंजन भी होते हैं, वो इसके प्रकार में आते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाइएगा 3 प्रकार के ही होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाते हैं, आगे समझिए। स्पर्श व्यंजन को आप समझिए कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें आएंगे क वर्ग। क वर्ग का मतलब समझते हैं, क से लेकर के अंग तक। इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या 5 होती है। क ख ग घ अंग 5 ना हो गई लो, तब 5 होती है। क वर्ग, च वर्ग, चवर्ग अब समझ में आ गया? तवर्ग 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 पवर्ग सही होता है ना। अब समझिए यहाँ पे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मृदा दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आपको याद नहीं है, मत कीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसकी संख्या जो हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। कुल 5 जो वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हो गए, तो इसकी संख्या टोटल 25 हो गई। आई परिभाषा याद नहीं है, न कीजिए, कोई जरूरत नहीं है करने की, बस याद रखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। क्लियर? आगे समझिए। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क्लियर हो गया? क से लेकर के म तक जो होगा आपका क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों। वही भाग बता रहे थे आपको, कवर्ग, चवर्ग। चलिए आगे समझते हैं कौन भाग है, यहां समझिए। वही लिख दिया गया ना, कवर्ग। कवर्ग में क्या हो जाएंगे? क से लेकर के अंग तक। इसका उच्चारण कंठ से होता है। लोग हम लोग उच्चारण स्थान में देखेंगे, उच्चारण के इतना बेहतरीन ट्रिक आपको देंगे ना कि जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। किसी एग्जाम में उच्चारण स्थान का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते चलिए, आनंद उठाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम दीजिएगा तब समझ पाइएगा कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। खाली स्क्रॉल करके भाग गए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरे अंत तक वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जो बोलना है वो कमेंट कीजिए। गाली देना है गाली दीजिए, खराब लग रहा है खराब कहिए, पहले अंत तक आप देखिए, क्योंकि देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। अब आप देखिएगा व्यूज नहीं गया है, नए क्रिएटर हटाओ, कौन देखता है इसको? आप देखिए तो सही, देखिएगा तब तो समझ में आएगा। चलिए यहां समझिए। अब हम चलते हैं चवर्ग। चवर्ग जो होगा च से लेकर के यहां तक, इसका उच्चारण जो होता है तालु से होता है। उच्चारण स्थान में देखेंगे हम लोग, जैसे टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ऐसे ही 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, तो टोटल कितना हो गया आपके? 25 वर्ण होंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अब लोग काफी नजदीक है, अंतःस्थ व्यंजन को सोचते हैं। अंतःस्थ, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस ट्राई कीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं, सोचिए थोड़ा। जो हम लोग पढ़े स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण लेकर चला गया कौन? स्वर वर्ण जो पढ़े अ जो पढ़े थे हम लोग सेक्टर अ वाला चला गया क्या स्वर वर्ण में? बच गया क ख ग, मतलब य जो हो गया वो, तो क से लेकर के म तक चला गया स्पर्श वर्ण में। अब बच गया है य ल जो है वो वाला। तो अंतःस्थ याद रखें, अंतःस्थ जो अंदर से निकले, अंतःस्थ। तो याद रखिए य र ल और वो 4 को जो होता है, य र ल और जो य हो गया, इस 4 को आपके अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। याद रखिए अंतःस्थ जो अंदर से निकले, शुरू से निकले, तो 4 को लीजिएगा, य र ल और वो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बाकी कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये और वो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, इसकी संख्या 4 होती है, बात खत्म। बाकी कुछ याद नहीं करना है, जो तामझाम लिखा गया। देखिए यहाँ पे जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। नहीं याद होता है न याद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये और वो। क्लियर हो गया? ये और वो। अब समझिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है थोड़ा गर्मी, सनसनाहट, मुख से थोड़ा सनसनाहट उत्पन्न होगी, आग उत्पन्न होगी। इतना आग ना उत्पन्न होगी तू जला देगो, लंका दहने को दो इना, लेकिन सनसनाहट उत्पन्न होगा। तो ये और 4 हो गया। अब ये तालाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह, 4 को लेना है। तालाबे स,
फिर उसके बाद मूर्धन्य स, दंत स और ह को ले लेना। ये 4 गो जो हो गया आपके क्या हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। जैसे देखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकरा कर उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है, गर्मी पैदा करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, तालाब से दंत और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। ओके हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझिएगा। आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं और आयोगवाह के भेद आपको क्लियर 2 बातें याद रखिए। अंग और अह को हम लोग आयोगवाह वर्ण कहते हैं, बाकी आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन थोड़ा ये डिटेल समझ जाते हैं कि क्या होता है। आयोगवाह को समझिए। आयोगवाह का जो अर्थ होता है वह होता है अ के योग से जो अर्थ वहन करता है उसे हम लोग आयोगवाह कहते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पे किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे आयोगवाह होते हैं। क्लियर? आयोगवाह के प्रकार जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया अंगार, अंगार में जो है यहाँ बिंदी लगा है, अंगार में ई वाला। अब समझेंगे प्रातः, प्रातः में जो ये है डबल ये हो गया आपका आयोगवाह। अंधेरा, अंधेरा में क्या हो गया, ये आपका जो लगा है ई हो गया। क्लियर किए? ये आपके आयोगवाह वर्ण हो गए। बाकी कुछ याद नहीं है, 2 बातें याद रखिए, अंग और अ को आयोगवाह वर्ण कहते हैं, बाकी कुछ नहीं सुनना है। चलिए आगे समझिए। अब समझिएगा आयोगवाह के भेद। जो आयोगवाह के भेद हो गए 3 गो हो गए, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ये तीनों जो होते हैं आपके आयोगवाह वर्ण में ही आते हैं। इसको थोड़ा डिटेली समझ जाते हैं, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। चलिए अनुस्वार को समझिएगा। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है यह होता है, अनुस्वार भी किसमें आता है, आपके आयोगवाह में ही आते हैं। होता है जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अब समझिएगा, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार, अनुनासिक वर्ण उसको कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किस नाक से होता है। अंग, अण, यन जो होता है 5 वाला होता है। चलिए अब समझिए, यहाँ पे विसर्ग को समझते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, 2 बिंदी। विसर्ग का चिन्ह यह होता है, समझ गए, 2 बिंदी होता है। जैसे ह, विसर्ग को ह में लेकर के पढ़ा जाता है। जैसे प्रातः, नमः, अतः, अंतःकरण, अंतःकरण आदि, समझ में ना, ह के रूप में विसर्ग को पढ़ा जाता है। अब तीसरा समझिए अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का चिन्ह यह होता है जैसे जैसे कोष्ठ जैसे, ठीक है ना। अनुनासिक का चिन्ह होता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे चंद्रबिंदु लिख दिया जाए, जैसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है अनुनासिक को। जैसे आंख, गांव, सांप, देखिए इसमें चंद्रबिंदु है, इसमें अनुनासिक लगा हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अब लास्ट देखेंगे, लास्ट स्लाइड आपके है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, चाहे इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन। संयुक्त इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त कहिए चाहे संयुक्त अक्षर कहिए, संयुक्त अक्षर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान लाएंगे, क्लियर हो जाएगा। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे देखिएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये याद रखना है किनके योग से बने होते हैं। अच्छा, क के एस एच होता है ना, तो ऐसे देखिए क और इसका हो जाएगा मूर्धन्य स। समझ में आ रहा है ना? ऐसे टी आर से त्र हो जाएगा आधा त और र से मिलकर बना है। क्लियर हो रहा है? ज्ञ का जैसे ज्ञ, जे से ज, एन से य, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। आधा ज और य से, आधा स और र से मिलकर स्र बना होता है। थोड़ा बातें यहाँ पे आप ध्यान लगिए, ये चीजें समझिएगा। जैसे देगा छ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, छ किन 2 वर्णों से, किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। क्यों पेंसिल को कि बजे ना थोड़ा सा भी, बना है ना। ऑप्शन देखेंगे, ए में दे दे हम क प्लस मूर्धन्य स। ऑप्शन बी दे देते हैं क प्लस मूर्धन्य स। अच्छा, ऑप्शन सी दे देते हैं क और मूर्धन्य स। ऑप्शन डी दे देते हैं आधा क प्लस मूर्धन्य स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बता दीजिए। देखेंगे सब क और स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आधा क रहेगा लेकिन आधा मूर्धन्य स नहीं रहेगा, गलत हो गया। इस दोनों में ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आधा क रहेगा, ये गलत हो गया। ये वाला सही, आधा क और मूर्धन्य स रहेगा। ध्यान रखिएगा, क में हलंत लगेगा, मूर्धन्य स आकर के अ जो आएगा इसको पूरा कर देगा। तो ऐसे होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि किससे कौन बना है, छ किससे मिलकर बना है ना। तो इस तरह से आपके इस वीडियो में हम लोग देख लिए वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रकार को बेहतर तरीका से। अभी आपका बच गया घोष वर्ण, घोष वर्ण और घोष वर्ण, ठीक है ना। घोष वर्ण और घोष वर्ण, अघोष चाहे सघोष वर्ण कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को देखेंगे दूसरे वीडियो में। आई थिंक आपको बेहतर लगा होगा, बेहतर लगा हो। काफी मेहनत हो रही है आपको, आप लोग के लिए। बेहतर लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।